हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। बलगतिकी का शाब्दिक अर्थ होता है मूव गति। इसमें के अपने मैं आपको इससे पहले 2 लेक्चर के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। आज अपना केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी का जो तीसरा लेक्चर होगा उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो कल जैसा कि मैंने बताया था आपको, बात चल रही थी वेग नियतांक की इकाई, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, वेग नियतांक की इकाई, वेग नियतांक की इकाई, इकाइयां अपन ने ज्ञात किया था वेग नियतांक के विशिष्ट अभिक्रिया वेग, वेग गुणांक, या इसको अपन कहते हैं वेग नियतांक। ये था सांद्रता की पावर 1 माइनस n, और था ये समय इनवर्स। क्लियर है ये बात सभी को? यहां पर फिर मैंने कहा था सांद्रता को अपन किस में व्यक्त करें? सांद्रता को अपन डिनोट व्यक्त करें मोल पर लीटर में, और समय को किस में करें? समय को डिनोट करें, समय को प्रदर्शित करें सेकंड में। तो वेग नियतांक की इकाई क्या हो जाएगी? रेट कांस्टेंट K इजिकल टू मोल पर लीटर, और ये क्या है 1 माइनस n, और समय को किस में डिनोट करें अपन? सेकंड में। ये क्या हो गई? रेट कांस्टेंट की यूनिट हो गई। ये बात मैं इससे जस्ट प्रीवियस क्लास, जो पहले वाली से जो क्लास थी, उसमें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। अब अपन बात करेंगे विभिन्न प्रकार की जो कोटियों वाली रिएक्शन होती है उनके वेग नियतांक की इकाइयां। तो सबसे पहले शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक को अपन डिनोट करेंगे के नोट से, वेग नियतांक की इकाई। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए n का मान होता है 0। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए n बराबर क्या होता है? 0। अतः शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक क्या हो जाएगा? K नोट क्या लिखे यहां पर? मोल पर लीटर, वन माइनस 0, और क्या लिखे यहां पर? गुणा सेकंड इनवर्स, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? मोल पर लीटर गुणा सेकंड इनवर्स, या फिर इसको क्या लिख सकते हो आप? के नोट। शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई क्या हो जाएगी? मोल प्रति लीटर और सेकंड इनवर्स। ये कौन से ऑर्डर? यानी 0 ऑर्डर, 0 ऑर्डर। जो शून्य कोटि अभिक्रिया है उसके वेग नियतांक को किससे लिखेंगे? के नोट से। उसकी इकाई के बारे में अपन बात करेंगे। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए n का मान होता है 0। ये n किसको दर्शाता है? अभिक्रिया की कोटि को। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो ये n है, वो यानी n 0 है तो कौन सी कोटि अभिक्रिया होगी? शून्य। n 1 है तो कौन सी कोटि अभिक्रिया होगी?
प्रथम कोटि और n का मान 2 है तो कौन सी कोटि अभिक्रिया होगी? द्वितीय कोटि, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और यदि n का मान 3 है तो वह कौन सी रिएक्शन होगी? वह तृतीय कोटि रिएक्शन होगी या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब अपन बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट क्या होगा? K1 की इकाई। आप सभी जानते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n इजिकल टू 1 होता है। n का मान क्या होगा? 1 होगा। अतः K1 इजिकल टू मोल पर लीटर। क्या लिखे यहां पर? n का मान 1 माइनस 1 गुणा सेकंड इनवर्स। क्या लिखेंगे इसको? K1, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ गया? सेकंड इनवर्स। या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं? सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? सेकंड इनवर्स होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, क्या कह रहा हूं मैं? रेट नहीं बोल रहा हूं, रेट कांस्टेंट बोल रहा हूं, रेट कांस्टेंट बोल रहा हूं। रेट फर्स्ट ऑर्डर का हो, सेकंड ऑर्डर का हो, जीरो ऑर्डर का हो, जो रेट होगा उसकी यूनिट क्या होगी? कंसंट्रेशन इनटू टाइम इनवर्स। रेट की यूनिट सबकी सेम, बट रेट कांस्टेंट यूनिट आर डिफरेंट। यानी जीरो ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की ये है, रेट की यूनिट सबकी सेम। अब अपन बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट क्या होगा? K2 की यूनिट। आप जानते हो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा उसकी यूनिट को, उसको लिखेंगे रेट कांस्टेंट को K2 से। उसके लिए यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा? n इजिकल टू 2। क्या हो जाएगा बताइए? ये K2 बराबर मोल पर लीटर। क्या लिखूं यहां पर? 1 माइनस 2 गुणा सेकंड इनवर्स। क्या लिखेंगे यहां पर? ऐसे लिख सकते हैं K2 बराबर मोल प्रति लीटर और माइनस का 1 गुणा सेकंड इनवर्स। तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? K2 इजिकल टू लीटर। इसको ऊपर लिख देता हूं मैं थोड़ा। K2 को क्या लिखेंगे अपन? इसको क्या लिख सकते हैं? लीटर प्रति मोल सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं, या फिर मैं लिखूं लीटर पर मोल और ये सेकंड इनवर्स। बताइए ये मात्रक होगा या नहीं होगा? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का इसको उल्टा करके लिख दूं, वही लिखा है, लीटर ऊपर आ जाएगा, मोल किस में आएगा? पर में, लीटर प्रति मोल और ये सेकंड इनवर्स। ये किसके रेट कांस्टेंट की यूनिट हो गई? ये आपके सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट हो गई है। इस प्रकार से आप सभी देख रहे होंगे रेट, कोई भी रेट हो, रेट क्या होता है? कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, और इस कंसंट्रेशन में लगा समय, यानी सांद्रता इनटू
समय इनवर्स, सांद्रता को मोल पर लीटर में ले लो, मोल प्रति लीटर इनटू क्या हो जाएगा, समय को सेकंड में ले दो, सेकंड इनवर्स। ये रेट की यूनिट क्या होगी, कोई भी रिएक्शन होगी उसके रेट की यूनिट, लेकिन रेट कांस्टेंट की यूनिट आर डिफरेंट। इस रिएक्शन आर स्पेशलाइज्ड, यानी प्रत्येक कोटि की जो रिएक्शन होती है उसके लिए क्या होती है, विशेष होती है। इसके लिए ये है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स है, और सेकंड ऑर्डर के लिए क्या है, लीटर पर मोल सेकंड इनवर्स है। ये मैं बात कर चुका हूं वेग नियतांक की इकाइयां। क्या ध्यान रखना है अपने को यहां पर, ये फॉर्मूला, अगर फर्स्ट और जीरो ऑर्डर है तो यहां पर जीरो रखो, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। फर्स्ट है तो यहां पर एक रखो, ये हट जाएगा सेकंड इनवर्स। अगर टू है तो टू रखो, लीटर प्रति मोल सेकंड इनवर्स। जिस ऑर्डर के रिएक्शन की यूनिट आपको निकालनी है उसकी यूनिट, उसके रेट कांस्टेंट की यूनिट आप निकाल सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई सभी को। अब अपन बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की। क्लियर है ये सभी को? अब अपन बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि और अणु संकेता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और अपन किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी, यानी अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यता। अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी के बारे में अब अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। अभिक्रिया की कोटि के बारे में अपन पढ़ेंगे और उसकी अणुसंख्यता के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि के बारे में अपन बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। किसे कहते हैं अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? अभिक्रिया की कोटि क्या है? देखो, आप जानते हो एक होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होता है? वेग निर्धारक पद। वेग निर्धारक पद, इसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। या इसको कहते हैं वेग निर्धारक पद, या इसको क्या कहते हैं, RDS। क्लियर है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद। देखो, वेग निर्धारक पद में किसी भी अभिक्रिया के वेग निर्धारक, और ये पद कौन सा आता है? अभिक्रिया का जो सबसे स्लो पद या जो सबसे धीमा पद होता है, उसी पर अभिक्रिया का क्या निर्भर करता है? वेग। और उसी पद को अपन क्या कहते हैं? वेग निर्धारक पद। क्लियर है? तो अभिक्रिया का, जैसे एक अभिक्रिया एक पद में 2, 3, 4, 5 कितने भी पदों में संपन्न होती है, तो उसका वेग कौन से पद पर निर्भर करेगा? जो सबसे धीमा पद होता है, जो सबसे धीमी गति से चलता है, उसी पर अभिक्रिया का वेग, सिंपल सी बात है, निर्भर करेगा। तो ये तो बात उसी तरह से हुई ना, जैसे कोई रेस है, उस रेस में जितना रिले है, जैसे 4 × 400, किस पर डिपेंड है? तेज दौड़ने वाले पर डिपेंड नहीं होकर के सबसे धीमे दौड़ने वाले पर डिपेंड होगी, क्योंकि परिणाम को कौन प्रभावित करता है? जो सबसे धीमे दौड़ता है। तो उसी पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा? निर्भर करेगा। जो सबसे
होगा और उसी को अपन क्या कहेंगे, वेग निर्धारक पद। तो यहाँ पर सबको चीज क्लियर होनी चाहिए, वेग निर्धारक पद रेट डिटरमाइनिंग स्टेट क्या होता है, जो अभिक्रिया का सबसे धीमा पद होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, स्लो धीमा पद, और उसको क्या कहते हैं, वेग निर्धारक पद। तो मैंने कहा एक अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, क्लियर है सभी को। उन पदों में जो सबसे धीमा पद होता है उस पर वेग निर्भर करता है, उसको कहते हैं अपन वेग निर्धारक पद। तो किसी भी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं या आयनों की संख्या, क्रियाकारक अणु या आयन या मोल्स की संख्या क्या कहलाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। ध्यान रखना, अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में रेट डिटरमाइनिंग स्टेट में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। एक बार फिर से बोल दें, वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की, आयनों की संख्या जो होती है अभिकारकों की वही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। या फिर मैं कहूं वेग निर्धारक पद में, या फिर मैं कहूं स्लो स्टेप में सांद्रता पदों पर जो घातांक होती है, इस पर सांद्रता पदों पर जो घातांकों का योग होता है, का योग अभिक्रिया की कोटि के बराबर होता है। वो क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि के बराबर। ये दो अपन इसकी डेफिनेशन इजी वे में बोल सकते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया है, अब ये एक से अधिक पदों में मान लो संपन्न हो रही है। अब वेग निर्धारक पद में जो सबसे स्लो पद है वो मान लो इसका कोई सा भी, ये पूरा ही पद मान लो ये सबसे स्लो पद है, इसमें सांद्रता कौन सी हो जाएगी, ए बी सी, इसके ऊपर घातांक ये ए बी सी। तो ये तो क्या है, वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या ही हो गई क्या, या वेग निर्धारक पद में सांद्रता पदों पर घातांकों का योग क्या है, वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या ही है क्या। क्लियर हुई है बात सभी को, ये बोले चाहे ये बोले, चीज क्या है, एक ही है। आरडीएस में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। या फिर आरडीएस में सबसे स्लो स्टेप में या सबसे धीमे पद में या वेग निर्धारक पद में सांद्रता पदों पर जो घातांक होती है उनका योग जो होता है वो अभिक्रिया की कोटि के बराबर होता है। ये चीज क्लियर हुई सभी को। अब अपन बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी की, या फिर अपन बात करते हैं अणु संख्यता की। किसकी बात करेंगे अपन, अणु संख्यता की। अणु संख्यता किसे कहेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या। किसको कहेंगे, कुल अणुओं की संख्या। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की अणु संख्यता या मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। ये चीज सबको क्लियर हुई क्या। ये मैंने आपको बताई है यहाँ पर डेफिनेशन किसकी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी की। जैसे मैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे ए और ये बना प्रोडक्ट, क्लियर। जैसे वेग के, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, पावर क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब एक, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पर n बराबर 1। जैसे a प्लस b और ये लिखा मैंने प्रोडक्ट, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, वेग क्या है इसका, वेग देखो वेग निर्धारक पद में वेग लिखा जाता है a और b, एक एक कितनी हो गई n बराबर 2, तो कोटि कितनी हो जाएगी इसकी 2 होगी। क्लियर हुई। इसी प्रकार जैसे 2a और ये क्या बन रहा है प्रोडक्ट, तो यहां पर वेग निर्धारक पद वाला वेग के 1 की पावर 2, n कितना है 2, कोटि कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। बता सकते हो सभी, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये अभी मैंने किसके बारे में बताया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन
एक्सप्लेनेशन, मॉलिक्यूलरिटी, डेफिनेशन, और उसके बारे में तो बता दिया। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है या अणु संख्यता कहलाती है। क्लियर हुई है बात सभी को? अब अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसका आंसर लिख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता में अंतर लिखिए। अभिक्रिया की कोटि एवं अणु संख्यता में अंतर लिखिए। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, इसमें अपने को क्या लिखना है, अंतर। जैसे यहां पर लिखे अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और यहां पर मॉलिक्यूलरिटी, अणु संख्यता। किसे कहेंगे अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? आरडीएस में भाग लेने वाले कुल क्रियाकारक अणुओं की, आयनों की या मोलों की संख्या। आरडीएस क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद है। तो आरडीएस में पार्टिसिपेट करने वाले, भाग लेने वाले कुल क्रियाकारक अणुओं की संख्या क्या है? रिएक्शन में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या किसके बराबर होती है? अणु संख्यता के बराबर होती है। या ये क्या होता है? आरडीएस में सांद्रता पदों पर जो घातांक होती है, घातांकों का योग, अभी बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है। ये तो वही अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या है। दूसरा, अभिक्रिया की जो ऑर्डर है ये एक एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है। एक कैसा मान है? यह एक प्रायोगिक मान है। कैसा मान है अभिक्रिया की कोटि? एक्सपेरिमेंटली वैल्यू। क्या मतलब हुआ? अभिक्रिया की कोटि का डिटर्मिनेशन लैब में प्रयोग द्वारा किया जाता है। यानी क्या करा जाता है लैब में? उसका आरडीएस निकाला जाता है और उस आरडीएस में कितने मॉलिक्यूल अभिकारक के भाग लेते हैं, वो क्या होती है? उसकी कोटि। तो ये एक कैसा मान हो गया? प्रायोगिक मान हो गया। यह एक सैद्धांतिक मान है, थ्योरेटिकल वैल्यू, सैद्धांतिक मान है। यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या फिक्स है। ये कैसा मान है? एक सैद्धांतिक थ्योरेटिकल वैल्यू है। यह शून्य भी हो सकती है तथा भिन्नात्मक भी हो सकती है, हो सकती है। अपन बात कर रहे हैं n का मान 0, तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यह शून्य हो सकती है, भिन्नात्मक 1/2, आदि 3/2, 2 से ही 1/2 ये हो सकती है, अर्थात इसको क्या कहते हैं अपन? भिन्नात्मक। क्या ये अणुसंख्यता शून्य हो सकती है क्या? यह शून्य संभव नहीं है। अणुओं की संख्या ऐसे थोड़ी होती है कि आधा अणु, 1 से 1/2 अणु या फिर शून्य अणु, तो यह संभव, शून्य संभव नहीं है। क्लियर हुई बात सभी को? अभिक्रिया की कोटि न्यूनतम कितनी हो सकती है? न्यूनतम 0 हो सकती है और अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम हो सकती है यह
3 हो सकती है, और ये न्यूनतम क्या होगी, शून्य तो हो ही नहीं सकती, और अधिकतम 2 3 4 5 कितने भी अणु अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने क्लियर करवा दिया है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर हुई ये बात सभी को? अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो ये चीज हुई आपकी सभी की क्लियर। अब अपन बात करते हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ये क्वेश्चन लिखना है और इसका आंसर आपको लिखना है अपने नोट्स में। अब अपन बात करेंगे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताऊं, इससे पहले मैं आपको कुछ अभिक्रिया की कोटि के बारे में भी बता देता हूं। जैसे अभी एक बार मैं अभिक्रिया की कोटि के बारे में एक दो बात और ध्यान रखनी है। जैसे अभिक्रिया की कोटि और अणुसंकेता के बारे में अपन बात कर रहे थे। कोटि के बारे में एक दो बातें छूट गई, उसके बारे में मैं फिर से डिस्कशन कर रहा हूं। अभिक्रिया की कोटि, जैसे कुछ एक एग्जाम्पल है शून्य कोटि अभिक्रिया के। शून्य कोटि अभिक्रिया के जैसे जल की सतह पर सनलाइट में होने वाली H2 और Cl2 की जो रिएक्शन है वह कौन सी है, शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे H2 प्लस Cl2 और ये सनलाइट और कहां पर होती है, जल की सतह पर 2HCl। कौन सी अभिक्रिया है, यह है शून्य कोटि अभिक्रिया है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, जैसे यह है एथिल एसीटेट। इसका अपन अम्लीय माध्यम में क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में इसका क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन। क्या बनता है, CH3COOH प्लस C2H5OH। इसको क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल। और ये क्या है, एल्कोहल। एसिटिक अम्ल और क्या बन रहा है, एल्कोहल। अब इसमें आप ध्यान से देखना, इसमें अणुसंख्या तो क्या है, अणु की संख्या तो एक से अधिक है ना, लेकिन अभिक्रिया की कोटि यहां पर अभिक्रिया की कोटि क्या है, कोटि है एक। क्या है, कोटि क्या है, एक। ऐसी अभिक्रियाओं को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं, या क्या कहते हैं, सदम कोटि अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें कोटि और अणुसंकेता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को अपन कौन सी अभिक्रिया कहते हैं,
छद्म कोटि अभिक्रिया या सूडो ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। आप देख रहे हो अणु संख्या 1 से अधिक है, लेकिन जब इसका अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन होता है, एसिटिक अम्ल और एल्कोहल बनता है। अणुओं की संख्या तो 1 से अधिक है, लेकिन कोटि कितनी है? 1। 1 होने का कारण यह है जल की सांद्रता बहुत अधिक होती है। 1-2 अणु जल का काम में आने पर सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात सांद्रता पर नगण्य प्रभाव रहता है। इसी कारण सांद्रता नहीं बदलेगी, अभिक्रिया पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसको अपन मान लेते हैं नेग्लेक्ट। इस कारण कितनी सांद्रता, कितने अणु कंज्यूम होंगे उसको मान लेते हैं अपन नगण्य। इसी कारण इसका वेग किस पर निर्भर करता है? केवल इसी की सांद्रता पर। तो इसका वेग क्या हो जाएगा? K1 CH3 COOC2H5। बताओ अभिक्रिया की कोटि क्या होगी यहाँ पर? n बराबर 1। अभिक्रिया की कोटि क्या है यहाँ पर? 1 है। यहाँ पर भी अणुओं की संख्या 2 है, लेकिन कोटि क्या है? 0 है। ये अपने को क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसी प्रकार N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का वियोजन, N2O5, इसका अगर अपन तापीय अपघटन करवाएं, इसका क्या करवाएं अपन? तापीय अपघटन करवाएं, तो अपने को क्या प्राप्त होती है? 4NO2 प्लस O2। तो तापीय अपघटन पर यहां पर अभिक्रिया की कोटि क्या है? यहां पर अभिक्रिया की कोटि क्या है? 1। लेकिन अणुसंख्यता कितनी दिख रही है आपको? अणुसंख्यता यहां पर दिख रही है 2। तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का जो तापीय अपघटन है, पर थोड़ी लाइट की समस्या है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का जो तापीय अपघटन है, वो तापीय अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? यह फर्स्ट ऑर्डर या प्रथम कोटि अभिक्रिया है। ये बात क्लियर हुई सभी को? तो ये 3 एग्जाम्पल आप सभी को ध्यान में रखने हैं। पहला एग्जाम्पल कौन सा है? जल की सतह पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 और O2 की जो रिएक्शन होती है और जो HCl बनता है, वह रिएक्शन कौन सी है? शून्य ऑर्डर रिएक्शन। मॉलिक्यूलिटी कितनी है इसमें? 2, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 0। दूसरा एग्जांपल ध्यान रखना है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड इन एसिडिक मीडियम में जल का अम्लीय माध्यम में एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। थोड़ी सी लाइट की समस्या है। एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन अणुसंख्यता क्या है इसकी? अधिक है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का तापीय वियोजन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये 3 एग्जांपल अपने को क्या रखने हैं? ध्यान में रखने हैं। ये बात क्लियर हुई सभी को? अब अपन बात करते हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं। ये बात किसकी हुई? ये ध्यान रखना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी इसको छद्म कोटि अभिक्रिया भी कहते हैं। आपको डेफिनेशन पूछे छद्म कोटि अभिक्रिया कहते किसे? वह अभिक्रिया जिसकी अणुसंख्यता और कोटि क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, उसी अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? छद्म कोटि अभिक्रिया कहते हैं। ये चीज आप सभी को क्लियर हुई? अब अपन बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो ये जो एग्जांपल थे वो रह गए थे, वो मैंने आपको अभी क्या करवा दिए हैं? क्लियर करवा दिया है। अब है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपन बात करेंगे। अभिक्रिया वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहला है अभिकारकों की सांद्रता, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया
वेग को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। तीसरा है क्रियाकारकों की प्रकृति, क्रियाकारकों की प्रकृति। चौथा है उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। पांचवा है सतही क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल। और जो लास्ट अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाला कारक है वो है रेडिएशन, यानी विकिरणों द्वारा उद्भाषण। ये जो फैक्टर हैं वो अभिक्रिया वेग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं या फिर मैं कहूं प्रभावित करते हैं। पहला कारक है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और सरफेस एरिया और रेडिएशन इफेक्ट। ये जो सभी प्रभाव हैं वो अभिक्रिया वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अपन सबसे पहले बात करते हैं अभिकारकों की सांद्रता, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारकों की सांद्रता। तो अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया वेग को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो आप जानते हो लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम अपने को क्या कहता है, अभिक्रिया का वेग क्या कहता है, अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। आप जानते हो पीछे भी अपन इसके बारे में 2 बार बातचीत कर चुके हैं। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती। प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता क्या है, अधिक। सांद्रता अधिक है तो वेग इनकी सांद्रता के समानुपाती, तो वेग क्या होगा, अधिक। मतलब अधिक अभिकारक किसमें बदलेंगे, उत्पाद में बदलेंगे। या फिर मैं कहूं अभिकारक तेजी से उत्पाद में बदलेंगे, अर्थात अभिकारकों की सांद्रता तेजी से घटेगी, अभिकारकों की सांद्रता तेजी से घटेगी। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती। प्रारंभ में सांद्रता ज्यादा है, वेग क्या होगा, ज्यादा तेजी से क्रियाकारकों की सांद्रता घटेगी, तो क्रियाकारक भी तेजी से घटेंगे तो वेग भी क्या होगा, तेजी से घटेगा। तो अपन ने एक ग्राफ बनाया था, ग्राफ प्लॉट करा था इस प्रकार से, सांद्रता और समय का। इसमें अपन ने देखा था यह आरेख था, प्रारंभ में सांद्रता तेजी से घट रही है तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, सांद्रता के समानुपाती। सांद्रता तेजी से घट रही है तो वेग भी तेजी से घटेगा। तो उसको, उस घटाव को, उस कमी को अपन कहते हैं चरघातांकी रूप से घटना, एक्सपोनेंशियली डिक्रिएबल, डिक्रीज, कमी। तो द्रव्यपाती क्रिया नियम क्या कहता है, अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। प्रारंभ में क्रियाकारक ज्यादा रहते हैं, प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग क्या रहेगा, अधिक रहेगा। समय के साथ अभिकारक क्या होते जाते हैं, घटते जाते हैं। तो जैसे जैसे अभिकारक घटेंगे अभिक्रिया का वेग भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ये कारक सबको क्लियर है। दूसरा है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव अपन आगे इसका जो है टॉपिक है उसमें अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां पर मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। चाहे तो एंडोथर्मिक हो चाहे एक्सोथर्मिक हो, सभी अभिक्रियाओं का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ता है। अगर एक जनरल, एक सामान्य परीक्षण के अनुसार यदि अपन 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएं, कितना ताप बढ़ाएं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएं तो अभिक्रिया वेग 2 से लेकर 3 गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 2 से लेकर
3 गुना उसमें वृद्धि हो जाती है। इसका कारण क्या है? ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। भाई ताप क्या है? एक ऊर्जा। ताप बढ़ेगा तो अभिकारक अणुओं को गतिज ऊर्जा क्या मिलेगी? ज्यादा, जिससे उनकी गति क्या होगी? ज्यादा होगी। और जो कोलिजन है, जो टक्कर है, वो क्या होगी? अधिक होगी, जिससे इफेक्टिव कोलिजन, जो प्रभावी टक्कर है, उनका मान क्या होगा? बढ़ेगा। और अभिक्रिया वेग प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता ही है। इसके बारे में अपन डिटेल से आगे जो टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो अपने को यही ध्यान रखना है, अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है। चाहे ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो, चाहे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो, ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है, जिससे टक्करों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। और टक्करों की संख्या बढ़ने पर प्रभावी टक्करों की संख्या भी, उसका अंश भी बढ़ता है, जिससे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एक कारक के बारे में और बात करूंगा मैं, क्रियाकारकों की प्रकृति। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्रियाकारकों के मध्य के बंध तो टूटते हैं और उत्पादों के मध्य के बंध क्या होते हैं? बनते हैं। जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। पुराने बंध क्या होते हैं? टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। ये किसके? ये अभिकारकों के बंध टूटेंगे। किसके बंध टूटेंगे? अभिकारकों के। बनेंगे किसके? उत्पादों में बंध क्या होंगे? बनेंगे। अगर टूटने वाले बंधों की संख्या ज्यादा हो और बनने वाले बंधों की संख्या क्या हो? कम हो, तो तोड़ने के लिए ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा। और जिस प्रोग्राम में ऊर्जा ज्यादा चाहिए वो प्रोग्राम क्या होगा? धीमा होगा। अर्थात जब टूटने वाले बंधों की संख्या बनने वाले बंधों से ज्यादा हो तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? धीमा। इसका रिवर्स हो, यदि नए बनने वाले बंध ज्यादा हो और टूटने वाले बंध क्या हो? कम, तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे 2NO प्लस O2 क्या बन रहा है यहाँ पर? 2NO2। इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा? तीव्र होगा। इसी प्रकार से 2CO प्लस O2 क्या बन रहा है? 2CO2। इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा? मंद होगा, क्योंकि यहाँ पर टूटने वाले बंध क्या है? कम, तो कम ऊर्जा चाहिए, वेग क्या होगा? ज्यादा। यहाँ पर टूटने वाले बंध क्या है? जानते हो, CO ट्रिपल बॉन्ड, ज्यादा। और बनने वाले बंध क्या है? कम, तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। अब इन 3 फैक्टर की अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।